आपका विधायक में आज चर्चा होगी पथरदेवा विधानसभा की, जो जनपद देवरिया में है। पूर्वांचल की राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाने वाली यह सीट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एशियन न्यूज पर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपका विधायक। पूर्वांचल की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पथरदेवा विधानसभा सीट पर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल जहां अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं, वहीं जनता भी पिछले 5 वर्षों के कार्यों और जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन का आकलन करने में लगी हुई है। पथरदेवा विधानसभा सीट पर वर्ष 2022 का चुनाव काफी दिलचस्प और बहुकोणीय मुकाबले के रूप में देखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके सूर्य प्रताप शाही को मैदान में उतारा था। भाजपा के मजबूत संगठन और सरकार की योजनाओं के सहारे उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की और एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे। जी नमस्कार, मैं इस समय देवरिया जनपद के ग्राम सभा सोनोराम नगर में मौजूद हूं और मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे भाजपा के एक कद्दावर कहा जाए तो नेता भी हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हैं। एक आइए जानते हैं जो 5 साल सरकार के योजनाओं के बारे में और क्या धरातल पे योजनाएं निखर के आई हैं इसके विषय में। जी नमस्कार, मेरा नाम सत्यम अंकित राव है। मैं तरकुलवा मंडल का मंडल मंत्री हूं भाजपा का। जी बताइए। आपका जो विधानसभा पथरदेवा कहीं ना कहीं देखा जाए तो है, उसमें 5 साल में क्या कुछ काम किया गया, इस पर क्या बताएं। हम सबके जो लोकप्रिय विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री भी हैं, उनके रहते विधानसभा में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। चाहे वो 4 नगर पंचायत हो, हेत्तिमपुर, तरकुलवा, बैतालपुर और पथरदेवा, चाहे वो ITI कॉलेज हो, बंजरिया में एक ITI कॉलेज देसई में बन रहा है, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेज हो, लमसम 100 से अधिक ऐसे सड़कें हैं जिनका चौड़ीकरण हुआ है और गांव से जो शहर को जोड़ रही हैं, चाहे शहर से गांव को जोड़ रही हैं। अभी हम लोग जिस मार्ग पे खड़े हैं, ये देवरिया से कस्या को जोड़ती है, इसका भी चौड़ीकरण 4 लेंथ में हो रहा है। अनेकों ऐसे काम हैं जो माननीय मंत्री जी द्वारा, यहाँ के लोकप्रिय विधायक कृषि मंत्री सुप्रताप शाही जी द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है। अभी विधानसभा में लमसम 10 अरब से अधिक कार्यों का जो शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है। कई सारे कार्य प्रगति पर हैं, कई सारे काम पूरा हो चुके हैं। चाहे पुलिया का हो, अंतुष्टि स्थल की बात हो, अभी बगल के ही गाँव में चाहे तोकलपुर हो, मैनपुर हो, सोनौला रामनगर हो, मुसहरी हो, चाहे बैट और महुआ हो, जहाँ जहाँ भी घाट है हर जगह अंतुष्टि स्थल बनाया जा चुका है। कहीं काम चल रहा है। अगर हम सनातन की बात करें, धर्म की बात करें, तो जो पुरानी मंदिरें हैं, लमसम हर मंदिरों को 2-2 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए देकर उनका पुनः जीर्णोद्धार का काम चालू है। भाजपा में अभी कल ही ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन कल से अगर देखा जाए तो कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां पर 24 घंटे से अधिक संख्या में समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कभी वहां बिजली आपूर्ति बहाली नहीं हो पाई है। और जल हर घर जल योजना की बात किया जाए तो उसमें भी देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसी जगह सामने देखने को मिल रही है कि कहीं कहीं लीकेज है तो कहीं टूटी गायब हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात बिजली की, तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, पहले के ज़माना में जो बिजली आया करती थी सपा के सरकार में, तो 8 घंटा की तो आपको दिन में मिलता था, नहीं तो 8 घंटा रात में मिलता था। कहीं ना कहीं अब उस समय के हिसाब से अभी जो चीज़ें हैं बहुत बेहतर हो चुकी हैं। बच्चे ताली बजाते थे, लाइट आती थी, तो लाइट आ गया, लाइट आ गया। और रही बात 24 घंटे से अधिक, जहां आप देखें 2 दिन के बीच में बहुत ज़्यादा तूफान आंधी आई, पोल टूटी हुई हैं। कुछ चीज़ें हद तक, पहले के हद तक आप तार को देख रहे हैं, जर्जर तारें हुआ करती थी, सारे तार को केबलिंग कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जा रहा है। तो पहले से बहुत अच्छा बेहतर है। आप भी महसूस कर रहे हैं और जनता भी महसूस कर रही है, हम लोगों को भी महसूस करना चाहिए। लेकिन हर घर जल योजना में देखा जाए तो कहीं कहीं बहुत ऐसा जगह को देखने को मिल रहा है कि लीकेज भी है और टूटी गायब हो जा रही है। ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, और ये एकदम से किसी चीज को सही नहीं किया जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पर भरोसा जताया था। उन्होंने चुनाव में कड़ी चुनौती पेश की और क्षेत्र में मजबूत जनसंपर्क अभियान चलाया। कांग्रेस की ओर से अखिलेश सिंह चुनावी मैदान में थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने परवेज आलम को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया था। चारों प्रमुख दलों ने अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को साधने की कोशिश की और चुनावी माहौल को पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया। एक तरीके से मुख्यमंत्री के बाद से दूसरे नंबर के कद्दावर नेता माननीय सूर्य प्रताप शाही जी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपका प्रश्न जो था कि इस विधानसभा में उन्होंने क्या किया है,
तो मेरे देखने से अगर क्षणिक जवाब दिया जाए तो उन्होंने अपने बेटे को प्रमुख बनाया है, 4 साल तक ऐश कराया है, और फिर जब आखिरी दौर चल रहा है दावेदारी की तो अपने पुत्र को फिर विधायक बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं के लिए काम किया है, धरातल पे आम जनमानस के लिए कोई काम नहीं किया है। अब 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा एक बार फिर अपने संगठन, सरकार और उपलब्धियों और विधायक के विकास कार्यों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पिछली बार की कमियों को दूर कर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव का पीडीए भी कहीं ना कहीं इसमें सहायक सिद्ध हो रहा है। जमीनी स्तर पे प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार की गतिविधियों पे अगर प्रकाश डाला जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में यह सरकार 2014 से लेकर के 2026 तक पूर्ण रूप से विफल है। कहीं नीट का पेपर लीक हो रहा है तो कहीं 2022 में टीजीटी, पीजीटी का पेपर फॉर्म अप्लाई होता है। 4-4 साल बाद 8-8 बार डेट परीक्षा कराने का निश्चित किया जाता है, परंतु पेपर नहीं होता है। और पेपर भी होता है तो पेपर में किसी तरीके की पारदर्शिता नहीं रहती है। न शिक्षा की बात कर रही है सरकार, न स्वास्थ्य की बात कर रही है सरकार, न रोजगार की बात कर रही है सरकार। पूरे भारत में नौजवान बेरोजगार बेहताश घूम रहा है। रही बात ग्रामीणांचल की, तो मैं अपने गांव की बात बता दूं तो हमारे वहाँ जो वर्तमान में विधायक है आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, जब हमारे गांव में किसी मांगलिक कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे वहाँ एक बिजली की समस्या विगत कई वर्षों से है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब से हमारे वहाँ के बिजली के तार पड़े हैं और जर्जर हैं। जब भी बिजली की तार, जब भी लाइट आता है तुरंत तार जल जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। लेकिन मंत्री जी से कोई व्यक्ति कहता है कि आप तार बदलवा दीजिए तो आते हैं तो कहते हैं कि मैं जब भी गांव में आता हूं तो आप लोग कोई ना कोई काम लगा देते हैं। और आज भी हमारे वहाँ 5 दिनों बाद आज लाइट आया है, फिर भी वो जो खूंटी में तार होता है जल गया है। मैं आज तुरंत जेई साहब से बात किया, कहे कि ठीक है शाम तक सही हो जाएगा, लेकिन अब तक सही नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में लग सकती है। दोनों दल संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यदि चुनाव के नजदीक कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है तो उसका असर भी सीट पर व्यापक तौर पर देखने से मिल सकता है। इन 12 सालों में जिसे ये अमृतकाल का नाम दे रहे हैं या उत्सव कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे जितने भी युवा देख रहे होंगे इस दर्द को समझेंगे कि इन 12 सालों में जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, एआरओ का पेपर लीक हुआ, तमाम भ्रष्टाचार हुए। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो जितने युवा वर्ग हैं जिन्हें पिछले 12 सालों से कोई रोजगार नहीं मिला, महंगाई चरम पे है। मुझे आश्चर्य होता है कि 2014 में जब इनकी सरकार बनी उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उस समय डीजल पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए, लगभग 70-76 रुपए के आसपास डीजल था, 56 रुपए के आसपास पेट्रोल था। और उस समय प्रति बैरल जो कच्चा क्रूड ऑयल होता है उसकी कीमत लगभग 107 रुपए थी। और इस समय वर्तमान परिस्थिति में जब क्रूड ऑयल की कीमत महज केवल 76 रुपए 76 रुपीज है, इसके बावजूद डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी बहस के केंद्र में किसानों की समस्याएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क और बिजली व्यवस्था जैसे मुद्दे रह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, आवागमन और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी जनता की अपेक्षाएं बनी हुई हैं। युवा वर्ग रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकता है, जबकि किसान कृषि लागत और आय से जुड़े सवालों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बना सकते हैं। इस बार 2027 का इंतजार आम जनमानस कर रहा है, वो नौजवान कर रहा है जिसकी पूरी उम्र तैयारी में बीत गई और उसे रोजगार नहीं मिला। वो किसान कर रहा है जो 5 लीटर का गैलन लेके आज खड़ा होने पे मजबूर है अपने ट्रैक्टरों में तेल डालने के लिए। वो नौजवान, बेरोजगार, किसान सब परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, अगर इस विधानसभा की बात करूं तो आज से 2 दिन पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे और वो बड़ा हास्यास्पद रहा कि एक निजी अस्पताल, चमचमाते हुए अस्पताल का उन्होंने फीता काटा, लेकिन इस विधानसभा में
कई सारे ऐसे सीएससी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई सारे ऐसे पीएससी हैं जिनका उन्होंने सूद तक नहीं लिया, और वहां आज भी जंगल चारों तरफ फैला हुआ है। एक मरीज का वहां इंतजाम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। और खासकर ये कद्दावर नेता माननीय सूर्य प्रताप शाही जी इस विधानसभा से आते हैं, लेकिन इस विधानसभा को जीतने के बाद इस विधानसभा को ऐसे भूलते हैं जैसे इस विधानसभा से उनका कोई नाता ही ना हो। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पथरदेवा विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला एक बार फिर बेहद रोचक और कांटे का हो सकता है। भाजपा जहां अपनी सीट बचाने की चुनौती से जूझेगी, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां संकेत जरूर दे रही हैं कि पथरदेवा विधानसभा सीट पर 2027 का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अब देखना होगा कि जनता विकास और नेतृत्व के आधार पर किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसके सिर जीत का ताज सजता है। दीजिए अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। क्यों करें इंतजार 2027 का, आज ही बनाइए अपनी सरकार देवरिया से।